स्वागत है। मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आज से सूरज सर के अंदर। बिना समय गवाते हुए हम लोग अपने लेक्चर नंबर 8 के ऊपर जाते हुए हम ये ध्यान देंगे कि हम लोग पिछली बार कहाँ पे थे। हम लोग थे यहाँ पे ग्रेट एंड लेटेड ट्रेडिशन के अंदर। हमारे यहाँ पे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो भारत के अंदर आए थे एंड उन्होंने अपने यहाँ पे नॉर्थ इंडिया के अंदर जाके उन्होंने देखा था कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे ये दो आर्कियोलॉजिस्ट लोग आए थे और किस तरीके से हमारे इंडिया में जो ट्रेडिशन है वो फॉलो किए जाते हैं। तो उन्होंने दो तरीके के ट्रेडिशन बताए थे, एक ग्रेट ट्रेडिशन और दूसरा लिटिल ट्रेडिशन। ग्रेट ट्रेडिशन में ऐसे ट्रेडिशन थे जिसको पूरी दुनिया फॉलो कर रहे हैं, मतलब वो ऐसा फॉलो कर रहे थे जिसमें पूरे नेशन वाइड में आ रहा था। और लिटिल ट्रेडिशन में ऐसा फॉलो कर रहे थे जो पूरे स्टेट के अंदर या किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर आ रहा था। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे मेडिवल पीरियड के अंदर हमें अगर बताया जाए तो हम लोग मेडिवल पीरियड के अंदर ज़्यादातर हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के अंदर ऐसी चीज़ें हो रही थी कि जिसका कोई वो होश नहीं था, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत के अंदर ये बताया जाता है कि दिल्ली सल्तनत में हम लोग की जो लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अगर यूरोप की भी लाइफ देखी जाए और इंडिया की लाइफ देखी जाए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक है, अगर हम लोग इसके अंदर देखा जाए कि उस समय इंडिया के अंदर हिंदू और उर्दू लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा जाया जा रहा था, क्योंकि वो लोग ने कहीं ना कहीं इंडिया और उर्दू दोनों मिक्स हो जा रहे थे। इंडिया ट्रेडिशन और इंडियन कल्चर, मुस्लिम कल्चर दोनों मिल जा रहे थे और इन दोनों का एक नया रूप देखने मिला था हमें भारत के अंदर। समझ में आ गया? हमारे यहाँ पे एक थे अमीर खुसरी, जो एक हिंदुस्तानी थे जिन्होंने उस समय हिंदवी लैंग्वेज बताई थी कि हाँ भाई ये हिंदवी लैंग्वेज है। ठीक है, उस समय जो 13वीं सेंचुरी के अंदर हिंदवी लैंग्वेज बताया था इन्होंने। ठीक है, हमारे यहाँ पे जितने भी मंदिरें तबाह हुई, सब कुछ हुए, ठीक है, जैन के, बौद्ध के, धर्म के, सब कुछ ये सारी चीज़ें इन्हीं के कारण हो पाई थी, ये मुस्लिम लोगों के ही कारण हुई थी। ठीक है, और अब हम आगे देखेंगे थोड़ा सा। मैं चीज़ें देखिए थोड़ा सा फास्ट इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप इन सब चीज़ों को समझिए एंड समझने के बाद आपको ये मालूम पड़ना चाहिए कि हाँ ज़्यादातर हमें यही चीज़ें इसमें पढ़नी है कि किस तरीके से हमारे ऊपर ये इफेक्ट क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, तो मेजर ग्रुप्स थे इसके अंदर एरिस्टोक्रेट्स जो सुल्तान थे, यहाँ पे इनकी हायरार्की भी थी कि कौन इसके ऊपर राज करेगा, जो कि एक कास्ट सिस्टम के बेस पे चल रहा था। हिंदू मुस्लिम मिलके, प्रीस्ट जो थे ब्राह्मण और उलेमास, टाउन्स अर्बन वेल्दी मर्चेंट्स जो ट्रेडर्स थे एंड आर्टिशियन, यही सब मिलके क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे, जो बड़े तबके के लोग थे सोसाइटी के अंदर। और यहाँ पे जो छोटे लोग थे उनको क्या भरना पड़ रहा था, टैक्सेस भरने पड़ रहे थे। ठीक है, अब आपको नीचे मालूम पड़ेगा कि कुछ स्कॉलर्स ये भी बताते हैं कि यूरोप जो अकबर था, अकबर की वजह से ही यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप आई थी। ठीक है, जो लोगों के अंदर भेदभाव नहीं करता था, जो लोगों को एक बोलता था कि सारे रिलीजन एक है, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, जबकि ये भी आदमी हरामी था, क्योंकि अगर आप इसका अनारकली और सलीम वाला सीन देखोगे तो अनारकली को यही आदमी था जिसने दीवारों में चिनवा दिया था। ठीक है, लेकिन हिस्ट्री इसे क्या मानती है, द ग्रेट अकबर के नाम से जानती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रूलर्स हमारे यहाँ पे बने जिसकी वजह से हमारा जो एम्पायर था, वो बहुत बड़ा हुआ। ठीक है, और इसके बाद कुछ हमें ऐसे एम्पायर भी देखने मिले जो बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव के भी थे और कुछ ऐसे क्रूर भी थे जो सिर्फ हमेशा काट मार करते रहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे अच्छे राजा में भी अगर देखा जाए तो हमारे इंडियन राजा थे, लेकिन जो बुरे थे उसमें चंगेज खान अगर देखोगे तो हमारे इंडिया का शासक था, लेकिन मैं बता रहा हूँ चंगेज खान हमेशा से खून खराबी में ही ध्यान दिया करता था, ब्लड शेड पे ध्यान देते थे। ठीक है, लेकिन बहुत सारे सोशलॉजिस्ट का ये भी मानना है कि हमें समझना चाहिए कि इन सब चीज़ों से ही हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। चेंजेस भले आए लेकिन अच्छे नहीं, बुरे चेंजेस आए हैं, वो इनको समझना चाहिए। उस समय के आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर अलॉन्ग साइड हमारे इंडिया में फॉरेन ट्रेड होने लग गए। इंडिया से और फॉरेन ट्रेड, क्योंकि यहाँ से माल चोरी करके वहाँ लेके जाएंगे ना, इसीलिए इंटरनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड बोल दिया इसको। ठीक है, जिले अलाही अकबर का नाम दिया गया। ठीक है, जो यहाँ पे एथनिक और रैशनलिज्म करता था। ठीक है, जो लोगों में भेदभाव नहीं करता था, अच्छाई को अच्छाई और बुरे को बुरा बताता था। ठीक है, 19वीं सेंचुरी के अंदर यहाँ पे हम लोग को देखने मिला कि यहाँ पे लिबरल ऑर्थोडॉक्स लोग का जो माइंडसेट है वो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने मिल रहा है। ठीक है, जो डिफरेंस था ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट में पुराने ख्यालात के लोग और जो फ्री ख्यालात के लोग थे उनके अंदर बहुत बड़ा डिस्टेंस देखने मिल रहा था। और ये चीज़ हमें बता रही थी कि हाँ इसी तरीके से हमारे 21वीं सेंचुरी में आज भी ये सारी चीज़ें देखने मिलती है। अर्बनाइजेशन की बात करेंगे तो अर्बनाइजेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो अर्बनाइजेशन के अंदर हम लोग को शहरीकरण के बारे में देखने मिल रहा था। शहरीकरण के अंदर
पॉपुलरली हैज बीन अर्बनाइजेशन इज द रिजल्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अर्बनाइजेशन अर्थ हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन की अगर आप देखोगे तो हड़प्पा सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन और इजिप्ट सिविलाइजेशन की अगर बात करोगे तो यहाँ पे इक्वल तरीके के डेवलपमेंट देखने मिल रहे थे। यहाँ पे वेल प्लान टाउन थे, सिटीज थे, इसको हम लोग फर्स्ट अर्बनाइजेशन बोल दिए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे वेल थे, बाथरूम थे, ठीक है, हाउसेज अच्छे तरीके से बनाए गए थे। इस वजह से लोगों की फैसिलिटीज यहाँ पे बहुत अच्छी थी एंड ये कंपेयर किया गया था मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन और इजिप्ट सिविलाइजेशन के साथ। और इसका जिक्र कहीं ना कहीं सुमेरियन डॉक्यूमेंट और हड़प्पा सिविलाइजेशन ये सब के डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं सुमेरियन डॉक्यूमेंट में देखने मिलते हैं हमें। वैदिक पीरियड, ठीक है, पोस्टल नोमैडिक इंडो आर्यन स्प्रेड। अब इसमें क्या हो गया था कि जो हमारे वैदिक पीरियड के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो इंडो आर्यन जो नॉर्थ साइड से इंडिया में घुसे थे, ठीक है, वो लोग ने गंगा वाले इलाके को पूरा एकदम जंगल को काट दिया और वहां पे एक सिटी बनाई, प्लान्ड सिटीज बनाए। उसको हम लोग ने सेकेंड अर्बनाइजेशन बोल दिया, जो स्टार्ट हुआ था 500 से 200 BCE में, ठीक है। मगध एम्पायर भी वहीं पर फ्लरिश हुआ और उसको मौर्य एम्पायर कहा गया। समझ में? मगध एम्पायर जो था उसी को ही हम लोग ने मौर्य एम्पायर बताया, वो वहीं पे ही प्रोमिनेंट तरीके से नॉर्थ में ही हुआ, ठीक है। अब यहाँ के जो क्राफ्ट्समैन थे 16 मोनार्कीज थे, इसके अंदर 16 राजा थे, इंडियन आर्मी क्राफ्ट्समैन थे, कंसोलिडेटेड लार्ज स्टेट, मतलब एक जनपद होते हैं और एक महाजनपद होते हैं। तो जनपद में महाजनपद छोटा होता है, ठीक है, और महाजनपद उससे बड़ा होता है। तो इसमें 16 मोनार्कीज थी, 16 राजाओं का रूल था। इंडो गंगेटिक प्लेन मॉडर्न अफगानिस्तान, इंडो गंगेटिक प्लेन पहले कहाँ से कहाँ था? अफगानिस्तान से बंगाल और महाराष्ट्र तक, ठीक है। और इन सब के एविडेंस हड़प्पा ये सब में देखे जाते हैं। एविडेंस इसके बताते हैं कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के अंदर नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर ये कल्चर इनको देखने मिला था। जैन बुद्ध सातारा लिटरेचर अमंग इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉर्मेशन एंड सिटीज सोशल पॉलिटिकल लाइफ ऑफ दी पीरियड। मतलब इससे हम लोगों को उस समय के सोशल और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। सोशोलॉजी आफ्टर ऑल डील करते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर ही। उनको ये नहीं जानना है कि उस समय राजा कौन था, महाराजा कौन था, उनको ये जानना है कि लोगों की परिस्थिति कैसी थी, समाज कैसा था उस समय का, एंड हमें इन सब चीजों के बारे में देखना है। द बिगिनिंग ऑफ कॉइन एज, अगर हम लोग देखेंगे कि ये वही समय था जिस समय कॉइन आया था हमारे इंडिया के अंदर, एंड जिस वजह से लोग एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड और कॉमर्स बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे थे, बिजनेस अच्छे से चल रहा था, ठीक है, आर्टिशंस, और जिसकी वजह से दुनिया भर से लोग ईस्ट और वेस्ट रीजन में ट्रेड कर पा रहे थे अच्छे तरीके से, ईस्ट एंड वेस्ट रीजन में ट्रेड कर पा रहे थे। और जो किंग थे उनको एक बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिल रहा था उसके अंदर, एंड इसके अंदर ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग को अपने किंग्स लोग अपने पास बुला रहे थे ताकि आप आओ हमारे यहाँ पे, हमें सिखाओ और हमारे एरिया को क्या करो, तुम प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करो, आर्मी टाइप। फिर इसके अंदर हम लोग देखेंगे सर्कमस्टांसेस एंड इन्फ्लुएंशियल थिंकिंग, लोगों के बिहेवियर भी इस तरीके से बदल रहे थे। मॉडर्न इंडिया के अंदर अगर हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे लोग किस तरीके से सोच रहे हैं, क्या वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका ट्रेडिशन क्या है, ये भी हमें समझने मिला और आज भी वो सब हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पहले तरीके से फॉलो कर रहा था वो आज भी हो रहा है, और जो आज हो रहा है क्या ये पहले हो रहा था, ऐसा हम क्या करते हैं, क्वेश्चन भी करते हैं। तो ऐसा हम लोग क्या करते हैं आज भी, इससे क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम पे अपने आप से पूछते हैं कि क्या आज जो हम फॉलो करें क्या पहले हो रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है हाँ। और प्रैक्टिस से जो कस्टम करे बिलीव कंटिन्यू है आज भी, ठीक है। इट इज सडनली नो होमोजेनिटी, और उस समय सोसाइटी के अंदर कोई होमोजेनिटी नहीं, सब अलग अलग विचार रखते थे, अपने अलग अलग आइडियोलॉजी रखते थे, एंड इसी तरीके से सोसाइटी डेवलप होता है। सब अगर एक ही विचारधारा रखेंगे और एक ही तरफ सोचेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। आगे हम लोग इसके अंदर देख रहे थे कि हमारे इंडिया के अंदर मल्टी लेयर रियलिटी देखने मिलती है, जहाँ पे इसी को हम लोग बोलते हैं सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। समाज को हम लोग सोच के हम लोग क्या करते हैं, अपने यहाँ पे नए नए डेवलपमेंट लेके आते हैं, और अलग अलग विचारधारा होगी तो ही अलग अलग डेवलपमेंट हो पाएंगे। अब हम लोग देखेंगे कॉलोनियल पीरियड। क्या देखेंगे? कॉलोनियल पीरियड। ये वो पीरियड था जिस समय ब्रिटिश हमारे भारत के अंदर राज कर रहे थे, ठीक है, हमें गुलाम बनाए थे। तो हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ ब्रिटिश ही नहीं, हमारे यहाँ पे यूरोपियन लोग आए थे, जिसमें पहला पोर्चुगीज आए थे 16वीं सेंचुरी में, उसके बाद उनका देख के 17वीं सेंचुरी के अंदर डच आए, नेदरलैंड वाले एंड ब्रिटिश लोग आए। इनके पीछे पीछे फ्रांस वाले भी आ गए, फ्रांस वाले आए, और वो पहले कहाँ पे आए? पुडुचेरी के अंदर आए थे, सर, जिसको हम लोग आज साउथ इंडिया में पौंडीचेरी बोलते हैं। और जो ब्रिटिश थे वो कंटिन्यू अपना इंडियन रूल कंटिन्यू किए 20वीं सेंचुरी तक किए, 1947 में, तभी तो हमें आज़ादी मिली, वही 20वीं सेंचुरी था। एंड अपने इंडिया के अंदर बहुत सारे एविडेंस देखने मिलते हैं कि ये ब्रिटिश हमारे यहाँ पे राज किए, जैसे कि हमारे यहाँ पे फ्रेंच और इंग्लैंड के जो कैथलिक चर्च थे वो आज भी भारत के अंदर बहुत सारी जगह पे मौजूद है। हमारे पास इतना ही नहीं, हमारे पास मटेरियल और रिटर्न और ओरल सोर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने मिलती है। प्लस
ब्रिटिश की कुछ ऐसी ऐसी पॉलिसीज थी जो भारत के अंदर लागू थी, वो सारी चीज़ें हमें आज कहीं ना कहीं एविडेंस देती है कि ब्रिटिश हमारे यहाँ पे रहे हैं। ठीक है, और ये फैक्ट है कि ब्रिटिश हमारे इंडिया में रहे हैं और ये कुछ ऐसे पॉलिसी थी। अब ब्रिटिश क्या बोलते हैं, अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंस, उसके क्या परिणाम थे। एंड परिणाम के तो हम लोग क्या देखने वाले हैं अभी, एजुकेशन। ये ससुरे हमेशा यही बोलते हैं कि हम आए तो तुम्हारे यहाँ पे एजुकेशन है, तो तुम लोग ये अनपढ़ थे। अरे ससुरे तुम आए नहीं तो क्या हमसे पहले अनपढ़ थे? अरे हमारे यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, तुम जैसे ये झरबेले लोग हमारे यहाँ पे आके पढ़ते थे। ठीक है ना, कि तुमने एजुकेशन हमें इसलिए ला के दी है कि हमारा उद्धार हो जाए? नहीं, तुमने एजुकेशन इसलिए हमें ला के दिया कि ताकि इनका क्या हो जाए, डेवलपमेंट, और हम लोग इनके लिए क्या करें, नौकरी करें और इनकी बात समझ में आए और हम इनके लिए जी हजूरी कर सके। समझ में आ गया? बाकी सारा गुस्सा अगले लेक्चर में। अभी हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।